दूसरी प्रैक्टिस सेट दोस्तों हम लोग सॉल्व कर रहे थे, दूसरी प्रैक्टिस सेट हम लोग दोस्तों शुरू किए थे और इसका पार्ट ए यानी 70 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए थे। आप लोगों को मैंने बताया था कि दूसरी टेस्ट सीरीज का दोस्तों हम लोग जीएस वाले पोर्शन को सॉल्व कर रहे हैं और इसी जीएस वाले पोर्शन का पार्ट ए यानी शुरुआत के 70 क्वेश्चन में सॉल्व कर लिया था। अब हम लोग इसी इसी दूसरी टेस्ट सीरीज का पार्ट बी सॉल्व करने जा रहे हैं, यानी सामान्य अध्ययन वाले पोर्शन में लास्ट के जो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्चुअल प्रश्न जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग करंट से जोड़कर बनाया गया है। एक से बढ़कर एक प्रश्न है, यूपी स्पेशल से लेकर सामान्य अध्ययन करंट से लेकर सारी चीजों को एक तरफा कनेक्ट किया गया है। तो इसके लास्ट के जो 70 प्रश्न है पार्ट बी में आपको ये सब इसमें देखने को मिलेंगे, तो बहुत ही बेहतरीन। चले हम लोग दोस्तों शुरुआत करते हैं। एक एक प्रश्न को देखिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा, ऐसे प्रश्नों को चूकिएगा नहीं, इसका अच्छे से अवलोकन जरूर करके जाइएगा। और हाँ, समय की बहुत बड़ी कीमत है दोस्तों, आपको जो आता हो आप थोड़ा सा स्किप कर दीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन को पूरा अवलोकन कीजिएगा। तो चले हम लोग शुरू करते हैं। पीडीएफ टेलीग्राम का लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां आपको मिल जाएगी। तो चले हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। बहुत अच्छा, तो कथन दिया, कारण दिया। कथन में करें 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन यानी भारत संघ की स्थापना किया। हाँ जी, बिल्कुल किया। अगर हम लोग कारण आर को देखें तो आपसे कहा जा रहा है कि इंडियन एसोसिएशन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था, जिसे सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग तथा इल्बर्ट बिल विवाद जैसे मामलों को लेकर आंदोलन चलाया था। जी बिल्कुल सही है दोस्तों, आर बिल्कुल सही है, कारण बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों ये कारण ए को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये अपनी जगह पर ए सही है, आर अपनी जगह पे तो सही है, लेकिन यह इसको दोस्तों एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि आखिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ये इंडियन एसोसिएशन की स्थापना क्यों किया था। तो ये आपका मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। बहुत अच्छा, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर ये 72 को देखते हैं। एक एक प्रश्नों को दोस्तों मिस मत करिएगा। शुरुआत के आपको 2-3 प्रश्न बड़े मिलेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये बनाया गया है। तो चले हम लोग देखते हैं। सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है, मिलाने को कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा, आप इसे मिलाने से तो नहीं चूकेंगे, बड़े ही आसानी से आप इसे कर लेंगे दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं। तो चले हम लोग देखते हैं क्या कहा जा रहा है आपसे। तो यहाँ दोस्तों जो लिखा है, लेखक एक तरफ दे दिया गया है आपको और दूसरी तरफ दे दिया गया है पुस्तकें। ए नेशन इन मेकिंग, ए नेशन इन मेकिंग दोस्तों किसने लिखा था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा लिखित यह पुस्तक थी भारतीय राष्ट्रवाद के प्रारंभिक जो है इतिहास पर। तो यहाँ पर ये क्या है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा ये यहाँ पर। इंडिया लैंड्स डेप्ट टू इंडिया, तो सॉरी इंग्लैंड डेप्स टू इंडिया, दोस्तों सब लोग जानते हैं इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया दोस्तों ये किसने लिखा है? तो लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई है यह पुस्तक। भारत में ब्रिटेन की राजकोषीय नीति का ऐतिहासिक कथा था इसमें। तो ये आपका ये लाला पर चला आएगा। और द मैन हु इज डिवाइडेड इंडिया, द मैन हु इज डिवाइडेड इंडिया दोस्तों ये किसने लिखा है? तो दोस्तों ये लिखा है कि रकीब जकारिया नाम के एक व्यक्ति थे, वही इनको लिखा है। तो रकीब जकारिया, और बचा एक गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, तो राम मनोहर लोहिया। तो सब सीधे सीधे मिले हैं, आप भी मिला दीजिएगा। अगले पेज पर यहाँ उसका दिया है, सब सीधे सीधे मिले हुए। ए का 1, बी का 2, सी का 3, तो डी का 4। यस, डी वाला हो जाएगा आपका। बहुत अच्छा। आगे दोस्तों हम लोग 73 वाले को देखें तो आपसे इसमें कहा जा रहा है, देखिएगा बड़े ध्यान से। आपसे कह रहे हैं कि यहाँ देखिए पेशवा बाजीराव द्वितीय, पेशवा बाजीराव द्वितीय के संदर्भ में आपको कुछ कथन दिया गया है। 2 कथन, कथनों को पढ़कर सही उत्तर दीजिएगा। पहला कथन, पहला स्टेटमेंट क्या है? बाजीराव द्वितीय ने 1801 में जसवंत होलकर के भाई की हत्या कर दी, जिससे जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण किया था। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 31 दिसंबर 1802 को बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों से बसीन की संधि की, जिसके तहत उसने ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार किया। जी दोस्तों, दोनों के दोनों कथन आपके ये 73 वाले क्वेश्चन का दोनों के दोनों कथन सही है। आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर आपका हमारा क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 73 का ये ऑप्शन बी हो जाएगा। दोनों के दोनों कथन सही है। आगे दोस्तों जरा हम लोग इसको देखें, क्वेश्चन नंबर ये 74। बहुत अच्छा, कुछ वायसराय का नाम देकर, कुछ गवर्नर का नाम देकर, गवर्नर जनरल को उसके कार्यकाल के अनुसार कालक्रम में बताना है, क्रोनोलॉजी के रूप में बता देना है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ दे दिया है आपको वारेन हेस्टिंग,
कार्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, विलियम बेंटिक। तो दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं दोस्तों, ये जो विलियम बेंटिक था दोस्तों, ये सती प्रथा का दोस्तों यही जो है खत्म किया था। इसका कार्यकाल 1828 से 35 था। तो 1828 से ये कब तक था, ये 35 तक था, सब लोग जो जानते हैं। और बाकी सब जो हैं इसके पहले के हैं, इसके पहले के गवर्नर जनरल है। तो आपके दिमाग में एक चीज आना चाहिए, हर चीज नॉलेज से सॉल्व नहीं होती है, कुछ बुद्धि से भी होती है। तो बुद्धि आप ये लोग ये लगाओगे भाई ये सबसे अंत में होना चाहिए, यानी इसका कार्यकाल सबसे अंत में था, बाकी और सब इसके पहले के हैं, तो ये सबसे अंत में होना चाहिए। चौथा सबसे अंत में कहाँ है, तो चौथा सबसे अंत में यही है, तो आपका उत्तर यही होगा। अब दोस्तों आप थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो वारेन हेस्टिंग जो दोस्तों ये मतलब 1772 से लेकर 1784 तक इसका कार्यकाल था वारेन हेस्टिंग का, ये पहले नंबर पर हो जाएगा। दूसरे नंबर पर दोस्तों ये कार्नवालिस आया था जो अस्थाई बंदोबस्त लेकर आया था। इसके बाद ये वेलेजली का कार्यकाल आया था 1798 से 1805। तो सारी चीजों को मैंने बेहतरीन से क्लियर किया, आप समझ गए होंगे। आप एक बार सारे जो गवर्नर जनरल है वायसराय सबका एक बार देख लीजिएगा, आपको ये चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो 75 में दोस्तों बहुत अच्छा क्रोनोलॉजी से संबंधित प्रश्न पूछ लिया। मुगल कालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम क्या है, तो जानते हैं मुगल काल में प्रशासनिक विभाजन जो था, जो सबसे बड़ा सूबा था दोस्तों, सूबा जो था दोस्तों वो सबसे बड़ा था। सूबा मतलब दोस्तों ये क्या हो गया, प्रांत हो गया, जिसे आज हम लोग राज्य बोलते हैं, तो इसे सूबा बोला जाता है। आप लोग जानते हैं सबसे बड़ा राज्य होता है, राज्य के अंदर जिले होते हैं, जिले के अंदर हम लोग कह सकते हैं दोस्तों तहसीलें होती हैं, तहसीलें के अंदर गांव होता है। वही काम दोस्तों यहाँ पर सूबा एक तरह का आपका राज्य हो गया। सरकार मतलब यहाँ जिला होता है, एक तरफ ये जिला हो गया। परगना मतलब दोस्तों एक तरह की तहसीलें हो गई। ग्राम का मतलब ये हो गया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों ये बात। आपका ऑप्शन ए सही है, बहुत अच्छा। दोस्तों कथन दे दिया है ए, कारण दे दिया है यार, इसको पढ़कर हमें सही उत्तर देना है। तो कथन में दोस्तों कर रहे हैं 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन की मांग को अस्वीकार किया गया। जी दोस्तों बिल्कुल सही, यह कथन आपका बिल्कुल सही है। आप लोग जानते हैं इसी समय दोस्तों साइमन कमीशन आया था, उसके विरोध में दोस्तों उसे श्वेत विरोध कर श्वेत मतलब कमीशन कहकर उसका विरोध किया गया था कि उसमें सबके सब अंग्रेज थे। तो इसी समय था ये मैटर दोस्तों। इसी समय लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हुई थी। कारण दिया है ब्रिटिश सरकार में भारत के राज्य सचिव लॉर्ड बर्किनहेड ने कहा था कि भारतीय लोग ऐसा संविधान बनाने में असमर्थ हैं, उनके अंदर क्षमता नहीं है जिसे सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त हो। यही बर्किनहेड ने दोस्तों चैलेंज किया था कि तुम लोग एक संविधान बनाकर दिखा दो जिसे सभी लोगों का एक्सेप्ट हो। तो ये हमारे इंडियन जो उस समय लीडर थे वो सब इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिए थे। तो दोस्तों यही बात है यहाँ पर, ये बिल्कुल सही है। तो कथन यहाँ पर आपका ए, कारण आर दोनों सही है। कथन ए कथन आर दोनों दोस्तों सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये आपका इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आपका हो जाएगा ए वाला। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ये भी कथन कारण वाला प्रश्न है। कथन पढ़कर कारण पढ़कर हमें इसको सही उत्तर देना है। तो अगर हम लोग पहला कथन ए स्टेटमेंट ए को पढ़ें तो कह रहे हैं दोस्तों तबकात ए नासिरी एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। हाँ जी बिल्कुल ग्रंथ है, जिसकी रचना मिनहाज उस सिराज ने किया है। जी दोस्तों बिल्कुल सिराज ने ही किया है मिनहाज, ये तबकात ए नासिरी की रचना मिनहाज उस सिराज ने किया है, तो बिल्कुल सही है। आगे जरा हम लोग देखें तो इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं, मिनहाज उस सिराज लिखा है, मिनहाज उस सिराज, ये समझ लीजिए मूस लिखा है। मूस दोस्तों घर के सारे सामान को नाश कर देते हैं, तो नासिरी। तो ऐसे आप कर लेंगे, कुछ भी करके आप समझ जाएंगे, जिससे आपके दिमाग पे लंबे समय तक बना रहे, वो भूले न। तबकात नासिरी सुल्तान नसीरुद्दीन, नाम में भी नसीरुद्दीन है, सुल्तान नसीरुद्दीन को समर्पित थी। और इसमें मोहम्मद गोरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। जी दोस्तों बिल्कुल, ये आपका कारण आर भी सही है और ए को ये एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आपका जो आंसर होना चाहिए ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। जी दोस्तों बहुत अच्छा। आगे दोस्तों हम लोग चलते हैं, देखते हैं आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 78। इसमें भी बहुत अच्छा ये आपका सिखों के गुरु से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है आपको। तो कह रहे हैं दोस्तों गुरु अर्जुन देव के संदर्भ में कुछ कथन दिया, कथनों को पढ़कर सही उत्तर दीजिए। पहला स्टेटमेंट आप पढ़ोगे तो गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब
का संकलन किया था। आदि ग्रंथ था जो इसका बाद में नाम गुरु ग्रंथ साहिब पड़ गया, इसका संकलन किया था, जिसमें सिख गुरुओं ने हिंदू भक्ति संतों और सूफी संतों की रचनाएं संकलित की थी। तो दोस्तों ये बात यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही हो गया। अब दोस्तों दूसरा स्टेटमेंट को जरा हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा स्टेटमेंट में आपसे क्या कहा जा रहा है, इसमें कह रहे हैं दोस्तों, आदि ग्रंथ में सबसे पुरानी रचनाएं बंगाल के वैष्णव संत जयदेव की है और अंतिम रचनाएं गुरु तेग बहादुर की गई हैं। तो दोस्तों दोनों कथन हमारे सही हैं। 78 का हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी, सी हो जाएगा। एक और दो के दोनों कथन यहां पर हमारे सही हैं 78 के। तो आगे चले हम लोग देखते हैं हमारा कौन सा है, आगे हमारा कौन सा है दोस्तों, ये 79 है, फैक्चुअल सवाल है यहाँ पर। तो कह रहे हैं सरहुल त्योहार, सरहुल त्योहार किस राज्य का है दोस्तों, तो सरहुल त्योहार किस राज्य का है, तो सिंपल सी बात केरल का, ये सरहुल त्योहार ये झारखंड का है, यहाँ ये झारखंड का है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी हो जाएगा। सरहुल त्योहार कहाँ का है, ये झारखंड का है। अगला है दोस्तों 80 वाले को अगर हम लोग देखें तो इसमें भी एक छोटा सा फैक्चुअल प्रश्न है। यक्षगान, यक्षगान किस राज्य की पारंपरिक लोक नृत्य शैली है, यक्षगान किस राज्य की पारंपरिक लोक नृत्य शैली है, तो दोस्तों यह है कर्नाटक की एक प्राचीन दोस्तों लोकनाट्य नृत्य शैली है। याद रखिएगा ये यक्षगान लोकनाट्य नृत्य शैली है, कहाँ की है, कर्नाटक की है, याद रखेंगे। आगे दोस्तों हम लोग 81 वाले को देखें तो इसमें भी एक इसी टाइप का फैक्चुअल प्रश्न दिया है, बस थोड़ा सा इसको कथन कारण के रूप में दे दिया गया है। तो क्या कह रहे हैं दोस्तों, आपको कथन दिए हैं, कारण दिए हैं, पढ़कर हमें बताना है सही उत्तर। तो इसमें आपसे कह रहे हैं स्टेटमेंट ए में थांगटा, थांग का मतलब दोस्तों ये होता है, थांग का मतलब होता है दोस्तों जैसे हम कह सकते हैं ये तलवार होता है, और टा का मतलब दोस्तों यहाँ थांग मतलब तलवार, टा का मतलब भाला, तलवार और भाले से दोस्तों एक तरह का ये हम कह सकते हैं कि युद्ध कौशल है, जिसे दोस्तों वहाँ के मणिपुर के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध एक तरह का ये युद्ध कौशल विकसित किया था अंग्रेजों से लड़ने के लिए। तो यही है थांगटा, मणिपुर का एक प्राचीन मार्शल आर्ट है जिसे हुएन लालोंग भी कहा जाता है। यस बिल्कुल सही कथन है ये वाला आपका। इसका कारण दिया है थांगटा का विकास मणिपुर की एक मैतेई जनजाति के बीच निरंतर संघर्ष, आपसी द्वंद्वों और विदेशी आक्रमणों से रक्षा के लिए हुआ था। यही बात मैंने आपसे बताया, तो इसका मतलब यही है कि कथन और कारण दोनों सही है, कारण ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आपका जो आंसर होगा सी वाला हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। बहुत अच्छा, आगे चले हम लोग देखते हैं। और आप लोग एक चीज याद रखिएगा, एग्जाम में ये ऑप्शन देख लीजिएगा, क्योंकि सबको लगता है कि जो कथन कारण सही है, कारण ए को एक्सप्लेन कर रहा है वो ए पर ही होगा, तो धड़ाक से जो है हम ए पर लगा देते हैं। आजकल वो ऑप्शन बदलते जा रहा है आयोग, इधर का उधर कर दे। जैसे हम लोग को ये दिमाग में मालूम है सी में मतलब होता है कि दोनों कथन जो सही होंगे वो सी में होता है, तो कभी कभी ये दे देगा सी में जो उल्टा करके दे देता है, आप लोग समझ जाइएगा इसे। तो आप लोग देखेंगे 82 में दोस्तों कह रहा है, एक आपसे बहुत अच्छा फैक्चुअल प्रश्न यहाँ दिया है। अब थोड़ा सा यहाँ आपको सीरियस होना पड़ेगा कि मध्यकालीन भारत में, मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संगीतज्ञ, मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संगीतज्ञ जिसका नाम दोस्तों बैजू बावरा था, किस शासक के दरबारी संगीतकार थे, तो बैजू बावरा दोस्तों ग्वालियर के राजा मान सिंह के जो है दोस्तों ये दरबारी संगीतकार थे। तो याद रखिएगा ये मान सिंह। बहुत अच्छा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 82 का दोस्तों कौन हो गया, बी हो गया। बहुत अच्छा, आगे दोस्तों देखें, ये शिष्य मतलब एक दोस्तों इसमें पूछता है बैजू बावरा दोस्तों चेले किसके थे, तो ये हरिदास के चेले थे। हरिदास, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये हरिदास के, स्वामी हरिदास के चेले थे। आगे दोस्तों हम लोग देखें इसी से रिलेटेड अगला है दोस्तों, थोड़ा सा मैथ रीजनिंग का प्रश्न है, इसको जरा सा भी अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। जो भी लड़का इसे अगर थोड़ा सा भी अंडर एस्टिमेट किया वो बहुत पीछे चले जाएगा, जीएस कितना भी मजबूत हो। तो इसलिए दोस्तों कितना भी आपका अच्छा जीएस हो, थोड़ा सा इस पर मेहनत कर लीजिएगा मैथ रीजनिंग पर, नहीं तो ये आपको कई सारा जो है क्वेश्चन से मात दे देगा। जो बच्चे आपसे कमजोर हैं वो इस पर फायदा उठा लेंगे। तो लुप्त पद यानी ऐसा पद को हमें बताना है जो लुप्त हो गया है, यहाँ इस पर क्या आना चाहिए, तो दिमाग लगाएं थोड़ा दोस्तों। क्या दिया है, ए बी सी देकर 6 दे दिया है, ई एफ जी देकर आगे उसके 210, तो आई जे के देकर उसके आगे कुछ है। तो दोस्तों अगर हम लोग इसको जोड़े 1 3 1 2 और 3 6 आ गया, तो यहाँ ई और एफ जोड़े 11
और 7 को जोड़ दें अगर तो 18 हो रहा है, तो 210 कैसे हो गया? इसका मतलब दोस्तों गुणा किया गया है। एक का आप लोग जानते हैं क्रम एक होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, तब गुणा हो गया 6 हो गया। यस, इससे 6 तो आ गया। यही क्रम आगे अगर हम लोग करें, 5 का गुणा यहाँ ई का 5 होता है, एफ का 6 होता है, जी का 7 होता है, तो 5 छक 30, 30 सते 210। यस, 210 होगा। तो वही काम हम आगे कर दे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। आई का मतलब कितना होता है? आई का यहाँ आई का कितना होता है? 9 होता है। आई का 9 होता है, जे का 10 होता है, 10 9 90, और के का दोस्तों 11 होता है। 90 का गुणा दोस्तों हम लोग 11 में अगर कर दें, तो 90 का गुणा दोस्तों हम लोग 11 में कर दें तो हम लोग को कितना मिलेगा? ये देखिए तो है, थोड़ा गेस करिए। 90 का गुणा हम लोग 11 में करेंगे तो हमें दोस्तों ये 990, यस, यही मिलेगा। 90 का गुणा 11 में 900, और फिर एक 90 और 990, यस, सी वाला यही मिल जाएगा। बहुत अच्छा। आगे दोस्तों ऐसे ही आपको कई सारे अनुक्रम और मैथ रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। हमारे पास लिखने की सुविधा नहीं है, लेकिन हम ऐसा कोशिश करेंगे कि आप समझ जाएं। अब जरा सा भी मैथ रीजनिंग को दोस्तों आप लोग हल्के में न लीजिए, एक बार जरूर फार्मूला वगैरह को, रीजनिंग वजनिंग जो आप पढ़े उड़े हैं थोड़ा सा दोहरा लीजिएगा। अनुक्रम दे दिया है दोस्तों, क्यूब एन के, फिर बाद में कर रहे हैं ई, इसमें लुप्त अक्षर क्या है? तो दोस्तों देख रहे हैं क्यूब का मतलब दोस्तों क्या होता है? 17, 17 से 14 हो गया, तो दोस्तों यहाँ पर क्या किया गया? 3 कम कर दिया गया। 14 से दोस्तों यहाँ पर क्या किया गया? 11 कर दिया गया, फिर 3 कम हो गया, तो फिर आप 3 कम कर दिए दोस्तों, तो 11 से अगर 3 कम करेंगे तो आपका एच हो जाएगा। यस, यहाँ पर एच आना चाहिए, और एच से 3 कम करेंगे, एच 8 होता है, तो आपका पांचवा ई आ जाएगा, तो यहाँ एच होगा प्रश्नवाचक चिन्ह पर। बहुत अच्छा। आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं, एक प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है लेकिन मैं आपको समझा दूंगा तो आप कर ले जाएंगे दोस्तों। जरा सा भी यहाँ पर दोस्तों इसे हल्के में न लीजिएगा। देखें, कह रहे हैं दो बेलन है ए और बी, इनके आधारों का व्यास इतना है। आधारों का व्यास, अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब ये त्रिज्या दे दिया है, तो इनका त्रिज्या, ए का त्रिज्या 3 और बी का 2 है, अनुपात में है। इनकी ऊंचाई ये n अनुपात 1 में है। यदि बेलन ए का आयतन बेलन बी के आयतन का 3 गुना हो तो n का मान कितना होगा? दोस्तों यहाँ पर हमें बड़े ही सावधानी से काम करना पड़ेगा। तो हम लोगों को पहले मालूम है दोस्तों, दो बेलन दिया है, तो बेलन का आयतन हम लोग पहले जान ले। तो बेलन का आयतन क्या फार्मूला होता है दोस्तों? V1 V2। बेलन का आयतन का फार्मूला होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच। अब दो हैं दोस्तों, V1 माना है तो इसको R1, इसको H1 बटे पाई R2 स्क्वायर H2 मान लेते हैं दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। यहां पर दोस्तों देख रहे हैं, आपको दे दिया है बेलन ए दिया है, बेलन बी दिया है, तो कह रहे हैं बेलन बी के आयतन, बेलन ए का आयतन बी के आयतन का 3 गुना है, तो यानी इसका आयतन 3 है तो इसका 1 है। तो दोस्तों अब हम क्या काम करेंगे? V1 हमारा क्या हो गया? आयतन जो है यहाँ 3 हो जाएगा, 3/1 बराबर, अब यहाँ पाई आर स्क्वायर एच है दोस्तों, तो पाई आर स्क्वायर एच है, तो यहाँ पर दोस्तों पाई से पाई तो कट गया। अब हमारा कितना बचा? R1 स्क्वायर। तो R1 स्क्वायर मतलब हम लोग 3 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, 9 बचा, और गुड़ा H1 कितना है? n है, n है, और बटे यहाँ पर हमारा आर स्क्वायर मतलब दूसरा है, यानी 4 हो जाएगा, ये 2 है क्योंकि R1 2 है, और एच स्क्वायर दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या है? H2 है ये, तो H2 का हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? तो H1 दोस्तों हमारा क्या दिया है? H1 n दिया है, और H2 दोस्तों H1 n दे दिया है, और H2 1 दे दिया है, तो दोस्तों यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब दोस्तों जरा हम लोग इसको पक्षांतर करके सॉल्व कर रहे हैं। हमारा सॉल्व हो गया है। 4 को मतलब तिर्यक अगर गुणा कर दें तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 12 बराबर ये 9n। बहुत अच्छा, 9n हो जाएगा। n की वैल्यू अगर हम लोगों को दोस्तों निकाल लें तो n की वैल्यू निकालना होगा, तो 9 को उधर भेज दें, 12 बटे ये हमारा क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा क्या आ गया दोस्तों? 4/3 आ गया, 4/3। 4/3 कहाँ है? यहाँ पर है दोस्तों ऑप्शन ए वाले में। हमारे पास लिखने की सुविधा नहीं थी, लेकिन मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया। आगे चलते हैं दोस्तों, हम लोग यही बात दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये क्या है? 86 वाले में आपसे पूछ रहे हैं अंक युग्म। अंक युग्म दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है। अंक युग्म या समूह चुने जो अन्य से भिन्न है। जो अन्य से भिन्न है, कैसे भिन्न है दोस्तों? जरा हम लोग देखते हैं। 8 तिरिक 24, 8 में 3 का गुणा करके 1 जोड़ दिया गया, यानी 3 का गुणा किया गया है दोस्तों,
फिर एक जोड़ा गया है। बहुत अच्छा, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे 3 का गुणा करके और गुणे 3 करके प्लस 1 किया गया है। और यही बात तो दोस्तों यहाँ पर देखें 18 का 18 36, 18 तियाँ 54, ये उसको रहने दे। यहाँ पर देखें 22 के 22, 22 44, 22 तियाँ 66, फिर एक 67 हो गया। यस, 22 में 3 का गुणा करके एक जोड़ा गया है। यस, ये भी उसी तरह का है। 15 तियाँ 45 में 3 का गुणा करके एक जोड़ा गया है। यस, ये तीनों सही है। ये डिफरेंस है, इसमें 4 का गुणा करके एक जोड़ा गया है। 18 का 18, 18 दूना 36, 18 ता 54, 18 चौक 72, 4 का गुणा करके तब एक जोड़ा गया है। तो यही इससे अलग है, बाकी सब में 3 का गुणा करके एक जोड़ा गया है। बहुत अच्छा, आगे चलते हैं हम लोग दोस्तों, देखते हैं 87 वाले में। तो इसमें दोस्तों कहा जा रहा है एक बहुत अच्छा, आप इसको बड़े ही आसानी से लगा सकते हैं बिना किसी फार्मूला के, बिना किसी जो है बेस के। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, अपने आप प्रश्न चिल्ला चिल्ला के कराए, हम ही उत्तर हैं, हमें को ऐसे ही सॉल्व किया करो कोई भी प्रश्न आए। तो दोस्तों अगर इसका कोई भी भाई भी आता है तो आप इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा। एक विक्रेता को 30 कलम बेचने के बाद 10 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताए। कुछ नहीं दोस्तों, कुछ भी आप मान लीजिए, वो यानी वो कलम बेच रहा है तो एक कलम उसका 10 रुपए का है। आप कुछ भी मान सकते हो, 10 20 30, 10 हमने इसलिए मान लिया कि गुणा भाग में हमें आसानी रहे। तो एक विक्रेता 30 कलम बेचने के बाद 10 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो सोचो दोस्तों, वो टोटल कितने का वो धंधा किया, 30 कलम बेचा होगा तो कितने का धंधा किया होगा। 30 में 10 का गुणा कर दीजिए, 10 रुपए का बेच रहा है तो 300, यानी 300 रुपए का वो धंधा किया। अब कह रहे हैं कि 10 कलम के बराबर उसका मतलब लाभ हुआ, तो 10 कलम के बराबर दोस्तों कितना हुआ, लाभ कितना हुआ, 10 दहा में 100, यानी 300 का धंधा कर रहा है तो 100 रुपया लाभ हो रहा है। तो इसका मतलब उसका लागत कितनी रही होगी, लागत कितनी रही होगी दोस्तों, 300 में से 100 निकाल दे, यानी लागत तो 200 लगाया था, कुल मिला के 300 का धंधा किया, 100 रुपये उससे लाभ हुआ। अब दोस्तों लाभ प्रतिशत पूछ रहे हैं। लाभ प्रतिशत हम लोग जानते हैं कैसे निकाला जाता है, जितना लाभ होता है, जितना लाभ हुआ बटे जितनी उसकी पूंजी लगी थी, जितना मतलब उसका इन्वेस्ट हुआ था 200 गुणे 100 का गुणा कर दें, तो दोस्तों हमारा बड़े ही आसानी से आ जाएगा 100 बटे 2 50, 50% हो जाएगा आपका। बहुत अच्छा, आगे चलते हम लोग दोस्तों देखते हैं, ऐसे ही आप भी सॉल्व कर लेंगे तो फार्मूला वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी शंकु के आधार का क्षेत्रफल 100% बढ़ा दिया जाए। 100% बढ़ाने का मतलब ये होता है दोस्तों दुगुना, 100% का मतलब ही दुगुना होता है, यानी किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल दुगुना कर दिया जाए तो उसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी, ये आपसे जानना चाह रहे हैं दोस्तों। बहुत अच्छा, देखो हम लोग कैसे बड़े आसानी से इसको भी सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों शंकु का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं, शंकु के आधार का क्षेत्रफल अगर बात करें, शंकु के आधार का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इसके आधार का क्षेत्रफल होता है। जब इसके आधार का क्षेत्रफल दोस्तों बढ़ा दिया गया, यानी दुगना कर दिया गया, तो यही 2 हो जाएगा, यानी 2 गुना हो जाएगा। पाई आर जो है ये, यहाँ पाई में भूल गया, तो यहाँ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर। तो यस, इतना याद रखे रहेंगे तो यही आपका काम हो जाएगा, बस आपको कुछ नहीं करना है। अब दोस्तों जानते हैं पर ये शंकु के दोस्तों आप लोग जानते हैं शंकु के आयतन का मतलब क्या होता है, फार्मूला। शंकु के जो आयतन का फार्मूला होता है वो होता है दोस्तों आयतन बराबर 1/3 पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है दोस्तों। तो ये आपका मूल हो गया, ये आपका मूल मतलब मूल वॉल्यूम हो गया इसका। और दोस्तों ये क्या हो गया, जब ये हमारा नया ये आया है तो नए वॉल्यूम में ये हम रखेंगे 1/3 में। यहाँ जो है हम लोग अगर ये इसकी जगह पाई आर की जगह यहाँ 2 पाई आर कर देंगे तो यहाँ से हमारा घट जाएगा। तो एक हमारा, तो यहाँ से अब हम लोग इसको निकालना सीख रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा दोस्तों यहाँ से ये पहले दुगना, ये जो नया वाला आया है ये हो जाएगा, यानी हम गुणा कर देंगे 2 पाई आर इसमें रख देंगे तो 2/3 हो जाएगा। 2/3 पाई आर स्क्वायर एच में से इसको हम घटा देंगे, क्या घटा देंगे, अपना मूल वाला, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो दोस्तों इतने में से इतने घटा दें, फिर जो आएगा हमारा यहाँ कर देंगे। तो दोस्तों और इसमें हम 100 का गुणा कर देते हैं, 100 का गुणा कर देंगे तो दोस्तों हमारा जो आएगा सब कट पिट जाएगा दोस्तों, यही हमारा 100 बचेगा। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, आपका यही 100 आएगा। तो 100%,
तो उसके आयतन में कितनी % वृद्धि होगी? 100%। तो वही वाला यहाँ पर जो भी लाभ में फार्मूला लगा था, बिल्कुल उसी तरह से ये भी सॉल्व होगा। आप देख लीजिएगा, मैं आपको हिंट दे दिया हूँ। हिंट क्या, पूरा सॉल्व भी कर दिया, समझ गए होंगे आप। तो आगे दोस्तों देखते हैं, विकल्पों में विषम विकल्प चुनिए। तो विषम जो है वो दोस्तों जो सबसे डिफरेंट है उसको चुनना है, वो क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर जरा देखते हैं कौन सा सबसे डिफरेंट है दोस्तों, उसी को हम लोग चुन लें। यहाँ देख रहे हैं टी है, टी दोस्तों 20 होता है और वी कितना होता है? ये RSTUV। तो टी में दोस्तों 2 जोड़ दोगे तो ये वी आ जाएगा और बी में 2 जोड़ दोगे तो ये डी आ जाएगा। तो यानी 2 जोड़ा गया है, बहुत अच्छा। और ए में दोस्तों यहाँ देख रहे हैं, ए में 2 जोड़ दोगे सी आ जाएगा, एक्स में दोस्तों 2 जोड़ दोगे तो जेड आ जाएगा, यानी 2 जोड़ा गया है। अब दोस्तों यहाँ पर देखें दोनों में लोग, अगर थोड़ा सा यहाँ देखें ये इसमें, तो एफ दोस्तों 6 होता है, 2 जोड़ दिए तो 8 हो गया। R 18 होता है, 2 जोड़ दिए 20 हो गया, यानी सब में 2 जोड़ा जा रहा है, तो इसका मतलब ये सब एक ही है। यहाँ देखिए जे दोस्तों क्या होता है? 10 होता है और K 11 होता है, तो यहाँ 1 जोड़ा गया है, यहाँ 2 जोड़ा जाना चाहिए था, 1 जोड़ दिए हैं तो ये गलत हो गया। और ओ दोस्तों, ओ में ये 2 जोड़ दिए तो क्यों आ गया? दूसरा वाला मान लीजिए सही है, लेकिन पहला वाला बिगाड़ दिया, तो इसलिए यह गलत हुआ। यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही सबसे डिफरेंट है। बहुत अच्छा, आगे चले दोस्तों, हम लोग देखते हैं, बस 2-3 और बचे हैं, इसके बाद फिर हम लोग अपने जीएस वाले पोर्शन को स्टार्ट करते हैं। इसी में आ जाएगा, इसका तब खेला खत्म हो जाएगा। विकल्पों में अंकों के समुच्चय को चुनिए जो समुच्चय 6, 36, 63 के समरूप हैं। हमको उस विकल्प को चुनना है जो इसके जैसा है, इसकी जैसी शक्ल जिसकी है। इसकी शक्ल कैसी है? 6 है, 6 से 36 कैसे हो गया? 6 जो दिया है उसका स्क्वायर किया गया है 36, फिर उसी जो स्क्वायर आया है उसके अंकों को उलट दिया गया है, 36 को 63 हो गया, तो यही उलट दिया गया है, लेफ्ट राइट कर दिया गया है। तो ऐसे आपको भी खोजना है, ऐसा सीक्वेंस कहाँ पर है? तो देख रहे हैं आप लोग दोस्तों, यहाँ पर है 8 है, 8 का हम लोग स्क्वायर करेंगे 64, 64 को उलट देंगे तो 46 हो जाएगा। बहुत अच्छा, यही आपका उल्टा मतलब आंसर होगा। बाकी सब ऐसा सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहे हैं। आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग। बहुत अच्छा, यहाँ पर देख लेते हैं 91 वाला में आपको ल से म से संबंधित एक प्रश्न दे दिया है। बहुत अच्छा, इसमें कोई दम नहीं है, हम लोग देख लेते हैं, हिंट दे देते हैं, बाकी आप समझ जाएंगे दोस्तों। दोनों संख्याओं का यहाँ पर क्या कह रहे हैं, दो संख्याओं का HCF 25 है तथा एलसीएम उनके अन्य गुणांक 14 और 15 हैं, संख्याओं का योग क्या होगा? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं एक फार्मूला पढ़े हैं, ल से गुणे म से बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो ये वाला आप लोग पढ़े हैं दोस्तों। तो पहली संख्या दोस्तों यहाँ पर क्या दे दिया गया है? पहली संख्या में दोस्तों 25 गुणे 14 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ आपका ये जो दोस्तों यहाँ पर इसको सॉल्व किया जाएगा, अगर मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं आप लोग सॉल्व कर लोगे। जो यहाँ पर पहली संख्या की बात करें यानी फर्स्ट दोस्तों यहाँ पर, तो पहली संख्या 25 गुणे 14 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 350 हो जाएगा यहाँ पर, 350। और अगर दूसरी संख्या की हम लोग यहाँ बात करें तो वो दोस्तों 25, तो ये 25 हो जाएगा और 25 ये और 15 ये, तो 25 गुणे 15 तो 75 आ जाएगा और 15 दूना 30 और ये 7 37, 300 दोस्तों 75 आ जाएगा। 375 हमारा ये आ गया। अगर 375 और 350 को अगर हम लोग जोड़ दें तो यहाँ दोस्तों 5 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, तो ये 7 5 12 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 7 5 12 और ये 3 3 6 1 7, 725 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न कई सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्नों को एक बार जरूर देखिएगा। 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। एक 40 मीटर जो लंबी ट्रेन है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है और उसी दिशा में जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है उसी दिशा में दोस्तों 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मतलब कौन एक बिल्ली दौड़ रही है। तो रेलगाड़ी बिल्ली को कितने समय में पार कर लेगी दोस्तों? बहुत अच्छा सवाल। आप लोगों को पता होगा जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है उसी दिशा में बिल्ली जा रही है, तो दोस्तों ये उनके जो स्पीड होगी उसमें घटाना पड़ता है, ज़्यादा में से कम वाले में से। तो 60 किलोमीटर जो रेलगाड़ी की है ये, और इसमें से बिल्ली वाले को 18 हम घटा देंगे तो हमारा ओवरऑल जो स्पीड है दोस्तों वो 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हो जाएगी। तो इतना याद रखे रहिए, आपका काम हो गया। अब आपको दोस्तों मालूम है चाल बराबर
चाल बराबर दोस्तों फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। अब हम लोग समय को दोस्तों यहाँ निकालें, अगर समय को हम लोग यहाँ कर दें, समय हम लोगों को चाहिए, तो समय हम लोगों को चाहिए तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये दूरी हो जाएगा, दूरी 140 मीटर है, 140 मीटर है। और यहाँ पर हमारा चाल को हम यहाँ कर दें, चाल को हम यहाँ कर दें, चाल हमारा दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा। तो ऊपर मीटर है, नीचे भी मीटर को बदलने के लिए दोस्तों हमें कितने से क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें यहाँ थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हमें इसमें 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। 5/18 5/18 से गुणा कर देंगे तो ये चीज़ हमारा कट जाएगा। 1836 यहाँ पर हम लोग अगर कुल काट पीट दें तो कुल काटने पीटने पर दोस्तों हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ से गया तो इससे हमारा जो होगा तो ये 12 आ जाएगा आंसर। तो ये आपका 12 हो जाएगा। 12 सेकंड में रेलगाड़ी जो है बिल्ली को पार कर देगी। आप लोग देख लीजिए, गुणा भाग इसको कर लेंगे आप लोग, इतना तो आपको मालूम होना चाहिए। आगे चलें दोस्तों, हम लोग देखते हैं। बहुत अच्छा, आगे दोस्तों बहुत अच्छा एक सवाल दिया है, जरा हम लोग ध्यान से देखते हैं। राधिका अपने घर से दक्षिण की तरफ 50 मीटर चलती है। राधिका अपने घर से, जरा हम लोग आपको मैप बनाकर देखें, अपने घर से दक्षिण की तरफ, दक्षिण मतलब इधर, ये 50 मीटर चलती है। कितना चलती है, ये 50 मीटर चलती है। फिर बाएं मुड़कर, तो बाएं मुड़कर दोस्तों, बाएं मुड़ जाती है मतलब इधर मुड़ गई, बाएं मुड़कर 20 मीटर चलती है। तो ये थोड़ा सा हम लोग छोटा बनाए, ये 50 मीटर हुआ तो ये 20 मीटर चलती है। तो यस 20 मीटर हम इसको चला दिए, 20 मीटर चलती है। उसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़कर, उत्तर की ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है। तो उत्तर मतलब ये आपका इधर हो जाएगा, 30 मीटर चलती है। तो ये आपका यहाँ हो जाएगा, ये 30 मीटर चलती है। तो इसको हम 30 मीटर चला दिए और वहाँ वह अपने घर की तरफ जाती है। अब वह किस दिशा में चल रही है, तो वहाँ से इसका घर इधर है, इस दिशा में जा रही है। तो यह इसका मतलब किस दिशा में जा रही है दोस्तों, तो आप लोग जानते हैं, ऐसे ऐसे हो गया, इधर नॉर्थ हो गया और इधर ये पश्चिम हो गया। तो यानी उत्तर पश्चिम दिशा में जा रही है। तो उत्तर पश्चिम आपका ऑप्शन सी 93 का दोस्तों जो आपका होगा, ये आपका सी हो जाएगा, उत्तर पश्चिम में जा रही है पाकिस्तान की तरफ। इंडिया में खड़े होकर देखेंगे तो पाकिस्तान उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये सीक्वेंस का रीजनिंग का आपका। यहाँ दोस्तों ए दे दिए गए हैं, AND COP PFI JQM, बहुत दिमाग लगाने वाला प्रश्न है। आप अगर इसे कर लेंगे तो समझिए आपका काम बन गया, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो दोस्तों ये सॉल्व कैसे होगा, मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक लेकर बता देता हूं, क्योंकि इसमें थोड़ा लिखा ज्यादा जाएगा। तो AND, तो दोस्तों यहां पर देख रहे हैं ए को सी बनाया गया दोस्तों, कैसे, यहाँ ए को सी बनाया गया दोस्तों, जो आप लोग 2 जोड़ दोगे तो ए से सी बन जाएगा। फिर यहाँ 1 जोड़ा गया है, n मतलब 14 O 15, यहाँ 1 जोड़ा गया है। फिर डी से दोस्तों F पर गया है तो 2 जोड़ा गया है, यानी 2 1 2। फिर यहाँ आप लोग जाओगे तो आपको 3 1 3 जोड़ना पड़ेगा। फिर अगर यहाँ से यहाँ आओगे 4 1 4 जोड़ना पड़ेगा। फिर यहाँ से जाओगे तो 5 1 5 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से दोस्तों 5 जोड़ना पड़ेगा, जे दोस्तों 10 होता है। तो 10 में अगर 5 जोड़ोगे दोस्तों क्या हो जाएगा, ओ से हमारा शुरू होगा। तो ओ से दोस्तों यहीं पर हमारा है, ओ से शुरू हो जाएगा। फिर क्यूब, क्यूब में 1 जोड़ना बीच वाले मालूम है, 1 जोड़ना पड़ता है, ओ आ जाएगा। तो क्यू मतलब आर हो जाएगा, यहाँ 1 है। फिर आगे 5 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 5 1 5 का सीक्वेंस है। तो यम दोस्तों 13 होता है, तो 5 जोड़ दोगे तो 18 हो जाएगा। तो यस आर हो जाएगा, फिर ओ आर आर हो जाएगा। तो ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हम लोग का इसमें समय काफी ज्यादा न चला जाए, ऐसे सवाल हम लोग थोड़ा सा देख लिए। आगे दोस्तों हम लोग इसको बहुत ही अच्छा सा आगे देख लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक सवाल और अच्छा है, हम लोग इसको भी देख लेते हैं। एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 540 मीटर है, उसकी भुजाओं का अनुपात इतना 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 है, और खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना तो जानते हैं, सबको जोड़कर परिमाप मान लीजिए आप, जो ये दिया है 5x 12x 13x, फिर इनका दोस्तों ऐसे करके जोड़ लेंगे तो 5 12 5 17 और ये आपका 30 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका 30x हो जाएगा, आप ऐसे मान लेंगे तो ये 30x हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर ये 30x बराबर ये कितना हो जाएगा, परिमाप दिया है तो ये 540 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आप यहाँ से सॉल्व करके निकाल लेंगे तो आपको 18 मिल जाएगी। तो x की वैल्यू दोस्तों आपको 18 आ गई। तो सब में अब आप यहाँ जो x माने थे 5x 12x 13x, इसमें x की वैल्यू रख के दोस्तों आप इसका अर्ध परिमाप निकाल लेंगे।
अर्ध परिमाप निकालकर दोस्तों, अर्ध परिमाप आप लोग को निकालने के बाद खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे, एस एस माइनस ए एस माइनस बी, यहाँ जो फार्मूला होता है मैं फार्मूला दे दे रहा हूँ, बाकी आपका काम है। एस एस हो जाएगा दोस्तों, एस एस माइनस ए हो जाएगा, एस माइनस बी हो जाएगा और एस माइनस सी हो जाएगा। तो यही फार्मूला यहाँ पर रख के सॉल्व कर देंगे। तो आपका दोस्तों मैं आंसर यहाँ पर दे दे रहा हूँ, आपका मैंने जब सॉल्व किया तो यहाँ पर दोस्तों ये आया था आपका, ये यहाँ पर 97,720 यही वाला है। तो यस हो, आप आगे आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। चलते हैं हम लोग आगे दोस्तों। यहाँ एक ये चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है, इसे तो आप कर ही लेंगे, इसमें कोई दम नहीं है, ऐसे प्रश्न आप बहुत सॉल्व किए हैं। आगे दोस्तों हम लोग देख लें, ये आपसे 97 वाले में क्या कहा जा रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसमें दोस्तों आपसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं जरा हम लोग देखें। कथन कारण से रिलेटेड प्रश्न है, कथन आपको दिया है, कारण दिया है। कथन में कह रहे हैं भारत के राष्ट्रपति को संविधान द्वारा दी गई क्षमादान शक्ति के तहत किसी भी अपराध के लिए दया याचिका स्वीकार करने और दंड माफ करने का प्राप्त है। दोस्तों यस, बिल्कुल सही कहा, राष्ट्रपति को यहाँ तक कि फांसी की सजा को माफ करने का अधिकार है दोस्तों यहाँ पर। तो ये हालांकि वो मंत्रिमंडल का फैसला होता है कि नाम मात्र का है राष्ट्रपति, तो आप राष्ट्रपति ही लगाएंगे, राष्ट्रपति ही दिमाग में रखेंगे। कारण दिया है दोस्तों अनुच्छेद 72 में, दोस्तों आप लोग जानते हैं ये प्रावधान आपको दिया गया है। तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की यह शक्ति केवल नागरिक अपराधों में दी गई है, सैन्य अपराधों के लिए यह शक्ति नहीं है, जो कि गलत बात है। नागरिक के साथ साथ सैन्य जो मतलब आर्मी कोर्ट जो होती है उसके भी मतलब सजाओं को माफ करने की शक्ति प्राप्त है। यानी नागरिकों के साथ साथ ये सैन्य मामलों की भी शक्तियों को सेना प्रमुख जो होती है उसको भी राष्ट्रपति माफ कर सकता है। तो यहाँ ये गलत हो गया आपका, केवल ए सही हुआ आपका, कथन सही है, कारण गलत है, आपका सी हो जाएगा। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर सूची 1 सूची 2 को मिलाने वाला कोई प्रश्न दिया है यहाँ पर, तो हम लोग इसको मिलाकर फोड़ देते हैं। कैसे फोड़ेंगे दोस्तों, संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद। तो भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, मान लीजिए हमें नहीं आता, हमें क्या आता है, हमें ये आता है राष्ट्रपति जो महाभियोग चलाया जाता है अनुच्छेद 61 से रिलेटेड है। जी बिल्कुल, राष्ट्रपति आपातकाल लगाते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल तो 352 के तहत लगाते हैं। जी बिल्कुल, ये दोनों हमें एकदम पता है। अब यहाँ पर ऐसे हम लोगों को एक ट्रिक याद करते हैं, राष्ट्रपति का कार्यकाल जब पंचर हो जाए, यानी कह सकते हैं दूसरे भाषा में राष्ट्रपति का कार्यकाल, जैसे राष्ट्रपति की डेथ हो जाए, कहीं चले जाए, उनको अपने पद को मतलब अपने पद को वहन करने के लायक न रह जाएं, तो उसे यहाँ पर अनुच्छेद 65 कहा जाता है। 65 का मतलब क्या हुआ, राष्ट्रपति का पद जब पंचर हो जाए, तो उसी के रूप में दोस्तों ये कहा गया है उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तब, कब, जब राष्ट्रपति का पद पंचर हो जाता है, किसी वजह से राष्ट्रपति पद पर नहीं काम करता है। तो यस, सब सीधे सीधे मिले गए हैं, हमने मिला लिया, शुरू से नीचे से आया, पहला वाला हमें नहीं मालूम था लेकिन मालूम पड़ गया, लास्ट का क्योंकि 3 मालूम था। तो क्या है, सब सीधे सीधे मिले हुए हैं, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे दोस्तों अगर हम 99 वाले को देखते हैं तो इसमें आपसे कह रहे हैं कि मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कौन सा सही है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मौलिक अधिकारों के संदर्भ में हमारा सही है। तो जरा देखते हैं, अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। नहीं दोस्तों, यहाँ व्यक्ति लिखा होता है, 21 जो आप अनुच्छेद पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको व्यक्ति शब्द मिलेगा, नागरिक नहीं, यानी वह देश के नागरिक। आप लोग कैसे, आप लोग दिमाग लगाइए थोड़ा, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार नागरिक और विदेशी दोनों के लिए है, तो ये आपका गलत हो गया। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं है। नहीं भाई है, लेकिन मामूली सा है, कि बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो काम भर का संशोधन कर सकती है, तो ये भी आपका गलत हो गया। राज्य को केवल सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए नहीं। तो ये भी बात गलत है, ऐसा कहाँ होता है। तो आपका स्वाभाविक सी बात है, डी वाला सही होगा। अनुच्छेद 32 को बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। यस, बिल्कुल सही है। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें 100 वाले में क्या करें, भारत के राष्ट्रपति के बारे में कथनों पर विचार करें। तो पहला वाला कहें, राष्ट्रपति को संसद के किसी भी विधेयक के वीटो को मतलब किसी भी विधेयक को वीटो करने का पूर्ण अधिकार है। पूर्ण अधिकार नहीं है दोस्तों, ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। और दूसरा कह रहे हैं कि राष्ट्रपति को संविधान द्वारा एक राज्य के राज्यपाल को नियुक्त और बर्खास्त करने की शक्ति दी गई है। तो राष्ट्रपति दोस्तों किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त कर सकता है, हटा सकता है, ऐसा है। तो ये 2 वाला आपका बिल्कुल सही है।
तो जो 100वां का आपका दोस्तों हो जाएगा, ये आपका जो है हो जाएगा यहाँ केवल 2 सही है। सही उत्तर पूछा है तो केवल 2 हो जाएगा। आगे दोस्तों जरा हम लोग देखें, मिलान वाला प्रश्न है, बड़े ही अच्छे से हम लोग मिलाएं और मिलाकर बताएं कौन सा हमारा होगा। तो देखें हम लोग सूची 1, सूची 2 कौन सा हमारा है। सूची 1 में संविधान की अनुसूचियां, सूची 2 में उसके विवरण दिया गया है। तो दोस्तों हम लोग को मालूम है ये चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में राज्यों के लिए सीटों का जो आवंटन है ये दिया है, ये तो हम लोगों को बड़े ही अच्छे से मालूम होगा। तीसरी में दोस्तों कुछ पदाधिकारियों के शपथ के बारे में दिया गया है, ये भी आप लोग पढ़ चुके होंगे। और दोस्तों 9वीं अनुसूची में दोस्तों क्या है, 9वीं अनुसूची में दोस्तों क्या है, जो जिस विषय को कानूनी या मतलब कोर्ट के हस्तक्षेप से बाहर मतलब रखने के लिए उसको 9वीं सूची में डाल दिया जाता है। तो कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए डाल दिया गया था। जैसे नेहरू जी ने वहां पर जब भूमि सुधार कर रहे थे आजादी के बाद, तो उसमें ये 9वीं अनुसूची में डाले थे। 6वीं अनुसूची दोस्तों ये पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों के प्रशासन से संबंधित बात हो गई यहाँ। तो सब सीधे सीधे मिले हुए हैं, तो हमारा आंसर जो होना चाहिए दोस्तों सब सीधे सीधे मिले हुए हैं, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग देखें, आगे देखें तो थोड़ा सा देखने में बड़ा है लेकिन इसमें भी कोई दम नहीं है। जरा हम लोग इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा देखेंगे, कोई दम नहीं है, जरा पेशेंस करके देखिएगा। 300 अनुच्छेद 368 के बारे में करें। अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला अगर आप लोग पढ़ोगे तो वो पहला पढ़ोगे, हमें यहाँ पर कौन सा कथन सही है, सही वाले कथन को देना है। पहला स्टेटमेंट करा है, संसद के पास संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने की असीमित शक्ति है। तो सीमित असीमित नहीं है मेरे भाई, ऐसा नहीं संसद की संविधान किसी भी भाग को जो है उड़ा के रख देता है, ऐसा मतलब वो सीमित शक्ति है, असीमित नहीं है। तो पहला वाला आपका गलत हो जाएगा। कुछ संशोधन केवल संसद की विशेष बहुमत से किए जा सकते हैं, जबकि कुछ राज्यों की मंजूरी की आवश्यकता होती है। दोस्तों बिल्कुल सही कथन है ये। जो संघीय मामला होता है उसमें राज्यों के भी मतलब एक तरह से उसमें मंजूरी होनी चाहिए, तो ये सही है। तीसरा अगर हम लोग पढ़ें तो संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की कोई अधिकार नहीं है। तो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है, तो दोस्तों है बहुत, ऐसा नहीं बहुत है लेकिन उसमें भी है, तो ये वाला भी आपका गलत हो जाएगा। चौथा वाला अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट के केशवानंद भारती मामले 73 मूल संरचना सिद्धांत स्थापित किया गया, जिससे संविधान के मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता। जी दोस्तों बिल्कुल सही। 2 और 4 सही है, 1 और 3 गलत हो गया। तो कह रहे हैं कौन सा सही है, तो 2 और 4 ऑप्शन बी हो जाएगा। कितना सरल प्रश्न था, देखने में कितना भारी था। यस, आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग, आगे देखते हैं यहाँ पर क्या आपसे कहा जा रहा है, इसको भी जरा देख लेते हैं। इसमें भी देखने में भारी भरकम है लेकिन इनमें भी दम नहीं है, जरा देखते हैं। यही बात है कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और कार्यप्रणाली से संबंधित आपको कुछ कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा हमारा सही है। तो चले हम लोग पहला वाला देखें। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है, लेकिन अन्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के बिना किसी प्रक्रिया के हटाए जाते हैं, जो कि गलत बात है, आप लोग जानते हैं। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त तो दोस्तों जो होता है उसको उसी तरीके से हटाया जा सकता है जैसे जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो ये बात गलत हो गई, तो ए वाला गलत हो गया। तो ए जहां जहां है आपका ये काट दीजिए, आपका जो है उत्तर अभी मिलेगा। आगे जरा देखें, चुनाव आयोग के पास राजनीतिक दलों को मान्यता देने और निरस्त करने की शक्ति है। जी दोस्तों बिल्कुल, बी वाला हमारा ऑप्शन में होना चाहिए। सी वाले को अगर पढ़ें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 339 न्यायपालिका को निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन और सीटों का आवंटन पर कानून की वैधता की जांच करने की दोस्तों जांच करने से रोकता है। तो दोस्तों ये वाला आपका जो होना चाहिए यहाँ पर, ये सी वाला भी आपका सही है, सी वाला भी आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है। डी वाले को देखें, चुनाव आयुक्त भारत के सभी संवैधानिक और विधायी निकायों का चुनाव करने के उत्तरदायी है। तो दोस्तों चुनाव आयुक्त जो चुनाव करवाता है वो विधानसभा का करवाता है, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जबकि जो पंचायतों का चुनाव होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। तो यहाँ सभी दे दिया, इसीलिए यह आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। तो आपका डी वाला भी गलत हो जाएगा, आपका उत्तर केवल बी हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे चले हम लोग, अगर देखें कितना सरल प्रश्न था। आगे अगर दोस्तों हम लोग देखें तो यहाँ आपको कहा जा रहा है कथन कारण वाला प्रश्न है। कह रहे हैं दोस्तों, क्या कह रहे हैं, कुछ कथन दिए हैं। कह रहे हैं भारत का नियंत्रक महालेखक परीक्षक कैग भारत सरकार के सभी वित्तीय लेन देन की ऑडिट करता है, जिसमें केंद्र और राज्यों की सभी प्राप्तियां
व्यय शामिल होती हैं। जी दोस्तों बिल्कुल सही, ये वाला स्टेटमेंट आपका यहाँ तो ये बिल्कुल सही है। तो ये वाला आपका यहाँ सही हो गया। अगला जरा हम देखते हैं अगला क्या कह रहे हैं इसमें। ये अगला क्या कहा जा रहा है इसमें, इसको जरा देख लेते हैं। कह रहे हैं कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण करने के लिए पात्र होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही नहीं, यह आपका गलत हो जाएगा। यहाँ वह अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण करने का पात्र होता है, नहीं होता है दोस्तों। तो आपका यहाँ सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें तो आगे देखें तो हमारा 105 वाला है। तो 105 में है, क्या कह रहे हैं दोस्तों, इसको हम जरा थोड़ा सा देख लेते हैं। यही आपका एक प्रश्न देखने में भारी भरकम है, फिर अभी छोटे छोटे आ जाएंगे। संविधान में प्रधानमंत्री की भूमिका, भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की भूमिका संबंध में कथन है, विचार करें और सही उत्तर दें। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, इसकी संवैधानिक स्थिति अनुच्छेद 75 में है। जी बिल्कुल है, ये वाला तो आपका सही हो जाएगा, ये सही है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है और राष्ट्रपति के निर्देशानुसार कार्य करता है, तो ये गलत हो जाएगा, मंत्रिपरिषद होता है। यहाँ मंत्रिपरिषद होता तो यहाँ पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, तो नहीं होता है, वो संसद के प्रति कह सकते हैं होता है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, हाँ होता है। वह राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, तो ये वाला सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है तो पूरा मंत्रिमंडल स्वतः भंग हो जाता है। जी बिल्कुल, आपका उत्तर सी बी हो जाएगा, 1 3 4। आगे दोस्तों हम लोग देखें, मैचिंग वाला प्रश्न है, देखें इसमें क्या कहा जा रहा है आपसे। ये मिलान के हमें बताना है कि कौन सा उत्तर हमारा सही है, जरा मिलाइए। तो अनुच्छेद 280 कौन भूल सकता है दोस्तों इसे। तो अनुच्छेद ये भारत के वित्त आयोग का गठन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की बात करता है। 76 दोस्तों ये महान्यायवादी की बात करता है। 110 धन विधेयक की बात करता है। तो दोस्तों यही सब बात है। ए वाला आपका 3 पर आएगा, ए वाला 3 पर यही है, यही से हमारा उत्तर मिल गया। डी वाला 2 पर, सब उत्तर यहीं से मिल गया। आगे चलें दोस्तों, हम लोग देखते हैं अगर 107 में, तो 107 में दोस्तों क्या है हमारा, राज्यसभा के उपसभापति अपने पद से किन परिस्थितियों में त्यागपत्र देते हैं। राज्यसभा के उपसभापति अपने पद से किन परिस्थितियों में त्यागपत्र देते हैं, जरा हम लोग देखते जाएं बहुत ही अच्छे से, अभी उत्तर हम लोगों का मिल जाएगा। यदि वह राज्यसभा के सदस्य नहीं रहते हैं, किन परिस्थितियों में त्यागपत्र दे सकते हैं, यदि वह सदस्य नहीं रहते हैं, हाँ दे सकते हैं, सदस्य होने चाहिए। और राज्यसभा के प्रति यानी राज्यसभा के सभापति को लिखित में भी इस्तीफा दे सकते हैं, हाँ इसमें भी दे सकते हैं। तो आगे दोस्तों क्या है हमारा यहाँ, तो जो आगे लिखा गया है, और यदि उन्हें राज्यसभा सदस्यों से बहुमत से पारित प्रस्ताव से हटाया जा सके, यस डी हो जाएगा, सभी से हटाया जा सकता है, सभी से वो पद से हट सकते हैं। 108 में जो आपसे कह रहे हैं, तो इसमें दोस्तों कथन कारण वाले हैं, यहाँ पर इसमें हमें देखना पड़ेगा। तो वही है, यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिया गया है और उसका कारण दिया गया है, बताइए कौन सा सही है। तो अगर हम स्टेटमेंट पढ़ें तो संविधान के अनुच्छेद 360 भारत के वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान करता है, बिल्कुल सही, आप लोग पढ़े होंगे अनुच्छेद 52 से 352 से 360। वित्तीय आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार राज्यों के वित्तीय मामलों का पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होता है और राष्ट्रपति को सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने का अधिकार हो जाता है। दोस्तों बिल्कुल सही है, ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है और यह इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आपका ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। आगे देखते हैं अगर हम लोग ये 109 में, तो इसमें कह रहे हैं दोस्तों, क्या कह रहे हैं जरा देखें। कुछ आपको मतलब कथन दे दिए गए हैं भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में, कौन सा कथन हमारा सही है, आपको सही उत्तर देना है। अगर हम लोग देखते जाएं, पहला स्टेटमेंट अगर पढ़ें यहाँ से, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया था। जी दोस्तों बिल्कुल सही, आप लोग जानते हैं इसके पहले क्रिप्स मिशन आया था, वो फेल हो गया था, तो 42 में आया था क्रिप्स। तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया गया था, गलत दोस्तों, विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। अप्रत्यक्ष रूप से 10 लाख जनसंख्या पर 1 जो है सदस्य था, तो यहाँ पर प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष होना चाहिए था, जो कि गलत हो गया। तो आपका 2 नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, तो आपका उत्तर बी हो जाएगा। हमें बिना पढ़े आ गया, तीसरा चौथा नहीं पढ़े,
फिर भी हमें उत्तर मिल गया। आगे देख लें, संविधान सभा के प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष BR अम्बेडकर साहब थे, बिल्कुल सही है। संविधान सभा के मूल रूप से भारत के संविधान को बनाने और लागू करने की ब्रिटिश संसद से प्राप्त हुई थी। संविधान सभा के मूल रूप से भारत को नए संविधान बनाने और लागू करने की शक्ति ब्रिटिश संसद को प्राप्त हुई थी, तो ये भी सही है। आगे दोस्तों हम लोग देखें, अगर हमें पता चल गया तो ये हमारा हो गया 11 वाले में। अगर हम लोग देखें तो 11वें में आपसे जो कह रहे हैं, भारत में पहली बार कंपनी शासन को समाप्त कर ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था। दोस्तों आप लोग जानते हैं, ये कह रहे हैं कि भारत ने पहली बार कंपनी शासन को समाप्त कर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण आया था। तो 1858 वाले में कितना सरल प्रश्न पूछ लिया है दोस्तों, 110 वाले में बहुत ही सरल प्रश्न आपसे पूछ लिया है, इससे सरल क्या हो सकता है। तो 111 में कह रहे हैं कि बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति जो प्राप्त है दोस्तों, ये अनुच्छेद 72 में है। दोस्तों आप लोग जानते हैं 72 के ही माध्यम से किसी की अगर फांसी की भी सजा रहती है तो राष्ट्रपति माफ कर सकता है। संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया 368 में है, जानते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का जो दोस्तों विशेष प्रावधान है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति जनजाति का जो दोस्तों विशेष प्रावधान है, तो कह रहे हैं 165 में है। तो दोस्तों 165 यहाँ जो लिख दिया गया है, ये यहाँ पर ये गलत है, 165 नहीं है, यही वाला यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। और राज्य के विषय पर संसद को विधायी शक्ति जो प्राप्त है वो 249, ये हमें नहीं मालूम था, लेकिन इससे हम क्लियर थे, तो इससे समझ गए कि 1 2 हमें क्लियर है, चौथा क्लियर है, तो यही हमारा मिस मैच होगा। 111वां यही दोस्तों हमारा गलत हो जाएगा। तो दोस्तों 111 जो यहाँ पर जो दोस्तों लिखा है, तो 165 भारतीय संविधान के तहत राज्य में महाधिवक्ता जो होते हैं एडवोकेट जनरल, उनसे संबंधित होता है, ये उनके नियुक्ति वगैरह से होता है। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें 12वें वाला, मानव कोशिकाएं अनियंत्रित विभाजन निम्नलिखित में से किस बीमारी का कारण बनती हैं। कैंसर, कितना सरल प्रश्न है। जब मानव कोशिकाएं अनकंट्रोल उसमें विभाजन होने लगता है तो वो कैंसर का रूप धारण कर लेती हैं। आगे दोस्तों देखें 113 वाले में, तो निम्नलिखित तत्वों को उनकी संयोजकता के बढ़ते क्रम को बताइए। बिल्कुल सही, क्योंकि मैं केमिस्ट्री से MSc हूँ तो मुझे ये सब चीज़ें तो बड़ी ही आसान लगती हैं। तो एल्युमिनियम की संयोजकता दोस्तों 3 होती है, सिलिकॉन की दोस्तों 4 होती है, फ्लोरीन की दोस्तों यहाँ पर क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन 1 होती है, सल्फर की 2 होती है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो बढ़ते क्रम में बताना है तो दूसरा वाला 1 पे होना चाहिए, दूसरा फिर तीसरा, फिर मतलब ये दूसरा फिर पहला, दूसरा फिर पहला फिर तीसरा फिर चौथा, ये वाला हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे दोस्तों हम लोग देखें चौथे वाले में हमें कह रहे हैं बेंजीन। बेंजीन के संदर्भ में कौन सा कथन हमारा सही है। बेंजीन में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक हाइड्रोजन परमाणु और 2 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। तो दोस्तों बेंजीन का एक फार्मूला दोस्तों जल्दबाजी में ऐसे बना दिया जाता है, इसको अगर हम लोग खोल दें तो दोस्तों खोलने पर क्या होता है, एक कार्बन यहाँ होता है, एक कार्बन यहाँ, 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 तो ऐसे ऐसे जुड़े होते हैं दोस्तों, ऐसे ऐसे जुड़े होते हैं कार्बन कार्बन, और हर एक कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है, हर एक कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। आपको मैं बता दूं क्योंकि मैं MSc से हूं केमिस्ट्री, तो वहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूं कि हाँ आप अच्छे से समझ जाएं। तो यहाँ ये हो जाएगा और यहाँ ये हो जाएगा। आप लोग जानते हैं अल्टरनेट पर डबल बॉन्ड होते हैं, यहाँ अल्टरनेट पर डबल बॉन्ड होते हैं, तो यही बात यहाँ कहा जा रहा है। हाइड्रोजन परमाणु ये मतलब प्रत्येक कार्बन परमाणु एक हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा है। तो आप लोग देख सकते हैं जहाँ जहाँ कार्बन है एक हाइड्रोजन लिया हुआ है, तो ये वाला आपका बिल्कुल सही हो गया। बेंजीन अणु में कुल 12 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। जो दोस्तों यहाँ पर ये बात थोड़ी सी गलत हो गई, तो दोस्तों 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं लेकिन पाई बॉन्ड 3 होते हैं। डबल बॉन्ड को पाई बॉन्ड कहा जाता है। देखिए डबल बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ, तो इसका मतलब यहाँ जो पाई बॉन्ड है वो 3 पाई बॉन्ड हो गया। और दोस्तों सिग्मा बॉन्ड, ये मैं यहाँ सिग्मा का चिन्ह बना दिया, सिग्मा बॉन्ड कहाँ है, जो सिंगल बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है। तो दोस्तों आप ध्यान कीजिए, एक कार्बन 2 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा, एक हाइड्रोजन एक कार्बन, एक तो दूसरे से जुड़ गया है लेकिन दूसरा एक से जुड़ा है, यानी एक कार्बन जो है 2 सिग्मा बॉन्ड लिया हुआ है, यानी 2 सिंगल बॉन्ड लिया, सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो 6 कार्बन है और हर एक कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड लिया है, तो 12 हो जाएगा। तो 12 यहाँ सही है, लेकिन यहाँ 3 पाई होना चाहिए था,
तो ये गलत हो जाएगा, तो आपका केवल एक सही होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे दोस्तों हम लोग अगर देखें 15 वाले में, तो इसमें कह रहे हैं प्रकाश संश्लेषण से जुड़ी घटनाओं को उसके सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो प्रकाश संश्लेषण की घटना कैसे होती है दोस्तों, ये आपको पहले सबसे पहले समझना पड़ेगा। ये प्रकाश संश्लेषण की घटना की शुरुआत कैसे होती है। तो दोस्तों ऊर्जा के अवशोषण प्रक्रिया के तहत सूर्य से प्रकाश का अवशोषण पहले होता है। आप लोग जानते हैं प्रकाश का अवशोषण सबसे पहले यही होता है, तो पहला यही होना चाहिए। तो ये सब हम हटा दें, ये सब नहीं होंगे। तो पहले तो प्रकाश का अवशोषण होता है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है दोस्तों एक तरह का। तो ये वाला होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के तहत अवशोषित प्रकाश की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होते हैं। तो ये बात यहाँ पर सही होगा। फिर कार्बन का दोस्तों ये तरह से हम कह सकते हैं, ये आपका यहाँ पर जो दोस्तों है आपका ये मतलब कह सकते हैं कि एटीपी और ये NADPH का इसका निर्माण होता है, यानी कह सकते हैं ऊर्जा का निर्माण होता है। फिर अंत में दोस्तों क्या होता है, ये कार्बन का स्थिरीकरण होता है। तो यस, इससे हमारा कौन सा साबित होता है, कौन सा आंसर होगा दोस्तों। तो जो हमारा यहाँ पर आंसर बनना चाहिए तो दोस्तों वो हो जाएगा ये ए वाला, क्योंकि एक होगा पहले ऊर्जा अवशोषण, फिर ये चौथा, फिर तीसरा हो जाएगा एनर्जी वाला, चौथा कार्बन स्थिरीकरण हो जाएगा दूसरा वाला। तो बहुत अच्छा, हम लोगों ने देख लिया बहुत ही अच्छे से। आगे चलते हैं हम लोग देखते हैं, हमारा 15 तो हो गया। अब हम लोग चलते हैं ये 16वें वाले पर। 1 4 3 2 हो गया हमारा। आगे देखते हैं 16वां वाला दोस्तों हमसे क्या कह रहे हैं। तो इसमें दोस्तों कहा जा रहा है हमसे कारण ए और कथन दे दिया है। कथन कारण, ऊंचाई पर स्थित पतले मेघ पृथ्वी की सतह को गर्म करने में सहायक होते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ऊंचाई पर स्थित जो पतले मेघ होते हैं वे सूर्य की रेडिएशन जो शॉर्ट फॉर्म में आती है उसको आने तो देते हैं, लेकिन पृथ्वी से होकर जब वो जाने लगती है तो लॉन्ग वेव हो जाती है जो उसे रोक लेते हैं, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम करते हैं। तो यही आपका ए वाला तो बिल्कुल सही हो गया। जैसे इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे पहले हमारे बाप दादा उदा के जमाने में जब लोग घर से खाली हाथ जाते थे तो उनको चोर डकैत नहीं मिलते थे। बंबई से जब कमा के आने लगते थे तो उनको चोर डकैत बहुत मिलते थे, उनको रास्ते में रोकते थे। तो वही काम ऐसे ही है। तो शॉर्ट वेव आती है तो ये पतले मेघ नहीं रोकते हैं, जब नीचे आकर बड़ी वेव के में जाती है तब ये रोक लेते हैं, नहीं जाने देते हैं, जो कि पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म करते हैं। कारण इसका दिया है, ये बादल पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित अवरक्त विकिरण को रोककर पुनः पृथ्वी को लौटा देते हैं। वही बात मैंने बताया जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। आपका ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। यार दोनों सही, हर एक सही व्याख्या है। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें, आगे देखते हैं तो बड़े ही अच्छे से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जैवभार पिरामिड स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र से भिन्न होने का क्या कारण है। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, ये हमारे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अगर हम लोग बायोमास का अगर देखते हैं, पिरामिड अगर बनाते हैं तो स्थल पर जो बायोमास का पिरामिड बनता है दोस्तों वो सीधा बनता है, लेकिन दोस्तों यही जल में जो बनता है वो उल्टा बन जाता है। तो ये इसका क्या कारण है दोस्तों, आप लोग जानते हैं इसका कारण क्या कह रहे हैं। यहाँ जलीय उत्पादक का जीवन काल बहुत छोटा होता है। यस, यही वाला यहाँ पर हो जाएगा, बहुत छोटा होता है और वो बहुत ज्यादा एनर्जी जो वहां पर उसमें स्टोर नहीं हो पाती है। तो ये वाला ए वाला आपका सही हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए। आगे दोस्तों देखें हम लोग ये 18 का, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर निम्नलिखित माध्यमों में ध्वनि की चाल बढ़ते क्रम में बताइए। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा ठोस में, फिर जल में, फिर हवा में। तो यहाँ पर ठोस कौन है, एल्युमिनियम है। तो स्वाभाविक बात, दिमाग थोड़ा सा लगा लीजिए, दिमाग लगा लेंगे तो 3 वाला सबसे अंत में होना चाहिए, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमें बढ़ते क्रम में बताना है, यानी एल्युमिनियम में सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल सबसे तेज होगी। तो 3 वाला सबसे अंत में होना चाहिए। 3 वाला सबसे अंत में कहाँ है, ए वाले में बैठा हुआ है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे स्लो वायु में होगी, फिर उससे ज्यादा तेज दोस्तों कहाँ होगी, हाइड्रोजन में, क्योंकि इसकी सांद्रता थोड़ी अधिक होती है। फिर समुद्री जल में जानते हैं इसमें दोस्तों इसका कंसंट्रेशन थोड़ा ज्यादा होता है, इसका घनत्व कह सकते ज्यादा होती है। फिर एल्युमिनियम। आगे देखते हैं 19 वाले में। तो इसमें कह रहे हैं दोस्तों, क्या कह रहे हैं 19 वाले में, तो इसमें कहा जा रहा है आपसे कथनों पर विचार करें, विचार कर बताएं कौन सा हमारा सही है। देखें, मेगावाट विद्युत शक्ति की एक मापन इकाई है।
यानी वो शक्ति मापने की एक तरह से वो दोस्तों ये एक यूनिट है। बिल्कुल सही है। 1 मेगावाट 10 घाते 5 वाट के बराबर होता है। तो कह रहे हैं 1 मेगावाट 10 घाते 5 के बराबर होता है, जो कि यहाँ गलत है। आपका उत्तर दोस्तों ये वाला हो जाएगा, केवल बी हो जाएगा। बहुत अच्छा, केवल बी आपका यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये आपको सोच रहे होंगे दोस्तों, ये 1 मेगावाट 10 घाते 5 वाट के बराबर होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो दोस्तों ये 10 घाते 5 वाट के मतलब कह सकते हैं 1 मेगावाट 10 घाते 6 मतलब के बराबर होता है। यहाँ ये हो जाएगा 10 के पावर 6 वाट के बराबर होता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं हम लोग यहाँ, तो ये हो जाएगा आपका। तो आगे चले हम लोग देखें तो ये हमारा गलत हुआ। ये 120 वाले में करें, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी, फोकस लंबाई मतलब प्लस 0.25 मीटर हो तो इसकी क्षमता क्या होगी। तो लेंस की क्षमता का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, खूब पढ़ाया गया है कक्षा 9 में। P बराबर वो 1 बटे फोकस दूरी, तो P बराबर 1 बटे फोकस दूरी दोस्तों, ये F छोटा f से लिखा जाता है। तो P दोस्तों यहाँ पर दे दिया गया है फोकल लंबाई, तो F दे दिया गया है, और इसकी क्षमता कितनी होगी तो 1 बटे कितना होगा, वही बस जस्ट फार्मूला में रख दीजिए 0.025। तो इसका दोस्तों अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी ऊपर 100 से गुणा कर दें तो नीचे हो जाएगा +4 आ जाएगा। +4 डायोप्टर प्लस आया, तो इसका मतलब हमारा जो लेंस है, लेंस की क्षमता धनात्मक आने का मतलब यह उत्तल लेंस होगा। तो यह आपका 4 आ जाएगा, यही उत्तर होगा आपका। आगे अगर हम लोग देखें 21 वाले में, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अनिषेक फलन को प्रेरित करता है। तो कौन सा प्रेरित करता है दोस्तों, ऑक्सीन एक ऐसा हार्मोन है दोस्तों, वनस्पति हार्मोन है, जो पादपों की कोशिकाओं के विभाजन और वृद्धि को बढ़ाता है, ऑक्सीन। आगे देखें, उर्वरक के संदर्भ में कुछ कथन दिया गया है। उर्वरक एक प्रकार का कार्बनिक लवण होते हैं, उर्वरक एक प्रकार के कार्बनिक लवण नहीं, अकार्बनिक लवण होते हैं दोस्तों, जैसे अमोनियम सल्फेट, सुपरफास्फेट, ये सब तो कार्बनिक नहीं अकार्बनिक होना चाहिए था। तो एक आपका गलत हुआ। तो आगे चलें, देखते हैं प्राकृतिक खाद से मिट्टी को ह्यूमस को प्रचुर मात्रा में मिलता है। बिल्कुल, प्राकृतिक खाद जैसे गोबर, सड़े गड़े जो है पेड़ पौधों पत्ते, इन सब से जो मिट्टी को प्रचुर मात्रा में मिलता है हमें ह्यूमस, तो ये आपका बी वाला सही हो जाएगा। आगे देखें, यूट्रोफिकेशन दे दिया है, बहुत अच्छा सवाल। यूट्रोफिकेशन दोस्तों, हम लोग जो साबुन वगैरह से नहाते हैं, ये सब नाले वगैरह का पानी जाता है जो है तालाब वगैरह में, तो वहाँ पे दोस्तों बहुत ज़्यादा में हरे हरे जो है एल्गिन टाइप के कुछ पौधे उगाते हैं, जो ऑक्सीजन को सोख लेते हैं, और उसमें मछलियाँ वगैरह ऑक्सीजन कमी से मरने लगती हैं। तो यही है, यूट्रोफिकेशन प्रक्रिया के द्वारा किसी जलाशय में पोषक तत्वों की सांद्रता बढ़ जाती है। जी बिल्कुल बढ़ जाती है, जिससे अनावश्यक रूप से वहाँ पेड़ पौधे उगने लगते हैं जो ऑक्सीजन को खपत करते हैं। यह प्रक्रिया जलाशय में शैवाल और पौधों की वृद्धि को उत्प्रेरित करता है। जी बिल्कुल, दोनों के दोनों कथन आपके यहाँ 113 के सही हो गए। आपका आंसर जो हुआ, सही आंसर की बात कर रहे हैं तो सी हो जाएगा। आगे दोस्तों देखते हैं हम लोग, बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल आप लोग बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते, उनके लगता है मैथ का सवाल है। तो यहाँ करें, प्रकाश की चाल दे दिया है, और वायु में प्रकाश की चाल है, और कांच में प्रकाश की चाल ये है। तो कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। तो दोस्तों कांच के अपवर्तनांक का एक फार्मूला होता है, कांच के अपवर्तनांक का फार्मूला होता है n = c। दोस्तों यहाँ पर क्या है, c वायु में प्रकाश की चाल है, इक्वल टू आपको यहाँ भी दे दिया है, ये कांच में प्रकाश की चाल है। तो कांच में प्रकाश की चाल है, यही रख देंगे तो आपको मिल जाएगा। यानी यहाँ सी वाला रख दिए, मतलब प्रकाश की चाल, यहाँ सी वाला ये हो गया, और ये भी वाला हो गया। तो 10 घाते 8 ये तो कट जाएगा, 3/2 बचा है, 3/2 आपका यहाँ बचेगा, n बराबर 3/2, यानी 1.5 की बात कर रहे हैं। तो 1.5 कहाँ है, यहाँ है, ये हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें 125 में, तो इसमें कह रहे हैं कि दोस्तों मिलाने के लिए हमें कह रहे हैं भाई मिला दो, जो होगा बता दीजिए। तो शाखाएं हैं, उत्पाद है, तो एग्रीकल्चर, पिसीकल्चर, सिल्वीकल्चर, तो ऐसे आप लोग बहुत, विटीकल्चर तो अंगूर उत्पादन से हो गया, सिल्वीकल्चर जो सिल्वीकल्चर ये वन संवर्धन से हो गया, और पिसीकल्चर ये मछली, और एल्वीकल्चर ये पंछी पालन। तो आपका कौन सा हुआ, ए 1 पर, बी 3 पर, तो ये बी वाला हो जाएगा। बहुत अच्छा।
आगे दोस्तों अगर देखें 26 वाले में, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि कथन कारण है, तो कथन है कारण है ऑक्सीजन के दौरान ग्लूकोज, ऑक्सीश्वसन के दौरान ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकारक होता है। तो दोस्तों ये बात गलत है, ऑक्सीश्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीडेशन होता है, तो ग्लूकोज का आंशिक नहीं, ये पूर्ण होता है, अनाक्षी श्वसन में होता है। अनाक्षी श्वसन का मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो होता है ग्लूकोज जो है आंशिक रूप से होता है, लेकिन यहाँ ऑक्सीश्वसन है, इसका मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में है तो ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ये बात आपकी गलत हो गई। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक होती है, यस आवश्यक तो होती है। तो आपका जो 26वें का आंसर होना चाहिए दोस्तों, तो कथन ए तो आपका गलत हो गया, लेकिन आर आपका यहाँ सही है, तो ए गलत है, आर सही है, बी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें तो दोस्तों बहुत अच्छा सवाल यहाँ कक्षा 9 का सवाल दिया गया, बड़े अच्छे से आप लोग कर लेंगे। ऐसे सवाल दिए जाते हैं आरओ में। 220 वोल्ट स्रोत से 100 वाट का विद्युत बल्ब प्रकाशमय हो रहा है, तो बल्ब में प्रवाहित होने वाली धारा का गणना कीजिए। तो दोस्तों आप लोगों को एक फार्मूला बड़े अच्छे से याद कराया गया होगा, बहुत ही बढ़िया से, पावर ये सब करके। तो जो पावर कोई मतलब डिवाइस है वो कितने पावर खा रही है, कितना पावर पे चल रही है, तो पावर इक्वल टू वोल्ट और करंट का गुणा कर देंगे तो वही हो जाएगा। तो वोल्ट यहाँ पर हमें पावर दे दिया है, धारा पूछ रहे हैं, तो धारा मतलब आई पूछा जा रहा है, तो ये पावर अपान ये वोल्ट हो जाएगा, पावर अपान वोल्ट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पावर दे दिया है दोस्तों, हमें क्या दे दिया गया है, पावर हमें दे दिया गया है 100, और हमारा वोल्ट है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। यहाँ से ये काट देंगे, अगर हम तो काट देंगे तो हमारा ये 10/22 हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा ये 22 22 22 3 66 22 चौक 88, तो 4 आ जाना चाहिए, तो 4 आ जाना चाहिए पॉइंट के बाद। तो दोस्तों इन्हीं दोनों में से कोई होगा, तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों जो आएगा ये अगर हम बढ़ाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो यस ए वाला हमारा ऑप्शन होगा, यही वाला हमारा, यानी 0.454 एम्पियर। यस गुणा भाग का काम है और कुछ नहीं है इसमें। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 28 वाले में विचार करके बताएं कि कौन सा हमारा यहाँ सही है। तो देखते हैं हम लोग कौन सा हमारा सही है यहाँ। तो इसमें कह रहे हैं हाइड्रा में श्वसन विसरण प्रक्रिया के माध्यम से होता है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं जो छोटे छोटे जीव होते हैं जल में, बहुत छोटे, वो दोस्तों एक मतलब वो कह सकते हैं कि वो विसरण प्रक्रिया के द्वारा जो है वो अपना जो है ये करते हैं। तो दोस्तों यह तो आपका यहाँ हाइड्रा की श्वसन विसरण प्रक्रिया के हाइड्रा में श्वसन जो होता है वो विसरण प्रक्रिया के माध्यम से होती है। तो दोस्तों ये बात तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये विसरण प्रक्रिया के माध्यम से करता है क्योंकि ये छोटा होता है। तो यस दोस्तों ये हाइड्रा तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग अगर देखें तो हाइड्रा में श्वसन का विसरण दोस्तों ये विसरण प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। यस दोस्तों विसरण प्रक्रिया के द्वारा ही होता है, क्योंकि जो आप लोगों को एक चीज पढ़ाया गया होगा कि जिसमें परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करने के लिए यह विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। तिलचट्टा त्वचा के माध्यम से श्वसन करता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात यहाँ पर गलत हो गई। तिलचट्टा दोस्तों जो अपने श्वसन के माध्यम से करता है, तो तिलचट्टा त्वचा के माध्यम से श्वसन नहीं करता, बल्कि इसका श्वसन तंत्र वायु नलिका पर आधारित होती है। तो यस ये आपका वायु नलिका हो जाएगा, त्वचा नहीं होगा। तो ये पहला केवल सही होगा, ये गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल एक सही है। आगे अगर हम लोग देखें तो 29 वाले में क्या कहा जा रहा है आपसे, तो किस अयस्क से चांदी को प्राप्त किया जा सकता है। तो चांदी को किस अयस्क से प्राप्त किया जा सकता है, अर्जेंटाइट से। ऑप्शन सी हो जाएगा 129 का आपका यहाँ हो जाएगा दोस्तों। चांदी का जो निष्कर्षण किया जाता है अर्जेंटाइट से किया जाता है, तो यस। और यहाँ ग्रेफाइट से दे दिया है, कार्बन वगैरह के यहाँ से किया जाता है। आगे अगर हम देखें हम लोग 130 वाले में, तो यहाँ दोस्तों आपसे कहा जा रहा है 130 वाले प्रश्न में कि कथन कारण बायोगैस ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी कार्बनिक पदार्थ को जैविक विखंडन से उत्पन्न करती है।
बायोगैस ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यस, बायोगैस ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही किसी कार्बनिक पदार्थ को जैविक विखंडन उत्पन्न करती है और इसका मुख्य घटक मीथेन है। बिल्कुल सही है। बायोगैस का उत्पादन जीवाणुओं द्वारा किए गए वायवीय अपघटन प्रक्रिया के कारण होता है। तो वायवीय नहीं, अवायवीय प्रक्रिया के विघटन के कारण होता है, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो यहाँ पर आर आपका गलत हो गया, केवल ए सही है। तो 30 वाले का दोस्तों आपका जो हो जाएगा केवल ए, तो ए सही है, आर गलत है, बी हो जाएगा। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें 31 वाले में, तो यहाँ कह रहे हैं आपसे विचार करके बताइए कौन सा सही है। तो त्रिक बिंदु दोस्तों यहाँ पर होता है। त्रिक बिंदु दोस्तों एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें कोई पदार्थ द्रव, ठोस, लिक्विड तीनों अवस्था में पाया जाए। तो जैसे वाटर हो गया दोस्तों, वाटर का एक ऐसा टेम्परेचर माना गया है 0.01 डिग्री सेल्सियस। अगर वाटर को इतने टेम्परेचर पर रखेंगे तो वो ठोस, द्रव, गैस तीनों की भांति व्यवहार करेगा। तो यही बात यहाँ पर है, इसको याद रखेंगे। जहां किसी द्रव का ठोस पदार्थ, ठोस, द्रव और वाष्प तीनों अवस्थाओं के साथ मिलकर स्थिर साम्यावस्था में रहते हैं, सही है। इस बिंदु पर ताप दाब किसी भी परिवर्तन से सह अस्तित्व नहीं टूटता, टूट जाता है। इस टेम्परेचर पर अगर किसी में अगर हल्का सा परिवर्तन किया जाए टेम्परेचर, प्रेशर में, तो वो साम्यावस्था टूट जाती है। तो यहाँ पर ये वाला आपका गलत हो गया। तो 31 का जो आपका आंसर हुआ दोस्तों, तो ये आपका केवल एक सही होगा, ऑप्शन ए। आगे अगर हम 32 वाले को देखें तो कह रहे हैं कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो गैल्वानोमीटर विद्युत धारा मापी यंत्र होता है। जायरोस्कोप कोणीय वेग माप ये होता है। तो और ये कार्डियोग्राफ हृदय की गति रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। ये दोस्तों यहाँ पर जो लिखा है लेक्सोमीटर दोस्तों, ये प्रकाश की चाल मापा जाता है। द्रवों की ये क्या लिख दिया है, ये नहीं होगा, ये प्रकाश की चाल मापा जाता है, यही गलत है, यही उत्तर होगा। 32 हो गया। अगर हम लोग 33 को देखें, इसको अगर मिलाएं तो दोस्तों इसमें क्या कहा जा रहा है, बहुत अच्छा, अभ्यारण्य दे दिया गया है, वन्य जीव दे दिया गया है। तो देखें हम लोग बांदीपुर दोस्तों, बाघ से बाघ अभ्यारण्य हो गया। काजीरंगा में एक सींग वाले गैंडा है दोस्तों। सुंदरवन में दोस्तों क्या है, ये सुंदरवन जैव एवं बाघ अभ्यारण्य है, जैव मंडल एवं बाघ अभ्यारण्य। और सिमलीपाल हाथी। तो यस, 1 2 4 3 सी वाला सही होगा आपका। आगे अगर हम लोग देखें तो नाना साहब के संदर्भ में कुछ आपको कथन दे दिए गए हैं, बताइए कौन सा सही है। तो दोस्तों देखेंगे, नाना साहब 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में विदेशी सेना के नेता थे। और कानपुर में विद्रोही सेना के नेता थे और अंग्रेजों को आत्मसमर्पण के लिए बाध्य किया था। ये वाला बिल्कुल सही है। नाना साहब ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खुद को बहादुर शाह जफर के अधीन घोषित किया था और स्वाधीनता संघर्ष को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। दोस्तों बिल्कुल दोनों कथन सही हैं। 134 का आपका दोस्तों हो जाएगा, दोनों के दोनों कथन सही है यहाँ। तो आपका ये कथन सही हो जाएगा, 134 का दोनों होना चाहिए। तो चले हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। देखें दोस्तों, तो हमारा ये तो हो गया। आगे देखते हैं 35 वाले में। तो गोरखपुर के संदर्भ में आपको कुछ कथन दिया गया है। क्या है भाई गोरखपुर में, गोरखपुर के संदर्भ में कुछ कथन है, बताइए कौन सा सही है। तो गोरखनाथ मंदिर गुरु गोरखनाथ को समर्पित है। यस दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल सही है, आप सुनते आए हैं बहुत दिन से, तो ये सही है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों ये पहले था, लेकिन अब दोस्तों यह बदल गया है। अब एक साउथ का एक रेलवे स्टेशन है दोस्तों, वो हो गया है, जो मतलब ये रिकॉर्ड है, इससे बहुत ज़्यादा हो गया। पहले तो यही था, ये पुराना है, जो लोग नहीं पढ़े होंगे नया वाला तो ये यही लगा देंगे, तो वो गलत हो जाएंगे। सिद्धारूढ़ा स्वामी हुबली रेलवे जंक्शन है। तो इतना बड़ा नाम है, तो याद रखिएगा, सिद्धारूढ़ा स्वामी हुबली रेलवे जंक्शन। तो ये है, तो आपका ये गलत हो गया, तो केवल एक सही हुआ आपका। आगे देखते हैं, तो संस्थान और स्थान का इसको हमें मिलाना है। तो संस्थान स्थान को मिलाना है, कहाँ है भाई, आओ आपको हम मिलाते हैं। कहाँ हो, यहाँ पर हैं, तो इनको चले हम लोग मिलाए। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना संस्थान कहाँ है, ल से लाल, ल से लखनऊ में है। UPFC उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कह रहे हैं कानपुर में है। तो दोस्तों ये कानपुर में ही है। भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान इज्जत नगर है, बरेली।
भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, झांसी में नहीं, यही गलत था आपका। आगे दोस्तों देखें हम लोग 37 में जो कहा जा रहा है मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना, मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के संदर्भ में कुछ कथन है, बताइए कौन सा सही है। तो मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के अंतर्गत 10 संरक्षण गृहों का निर्माण कर संचालन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई, बिल्कुल सही। गृह क्षमता की प्रत्येक जो मतलब संरक्षण गृह क्षमता है 100 बच्चों की होगी, दोनों सही है आपका, ए हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें तो वो क्या लिखा है, कौन सा सही है। उत्तर प्रदेश में 3 जूट मिले हैं, जिनमें 2 कानपुर में है, एक गोरखपुर के सहजनवा में है, तो यस बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद नगर चूड़ियां बनाने के लिए विख्यात है, यस कांच के लिए आप लोग जानते हैं, बहुत अच्छा, दोनों के दोनों कथन सही हैं आपके। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें तो 39 में करें कौन सा नृत्य पूर्वी उत्तर प्रदेश अहीरों द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों पूर्वांचल का एक नृत्य है जिसे दोस्तों नटवरी नृत्य कहा जाता है, जो अहीर जाति के द्वारा ये किया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 40 दोस्तों लास्ट प्रश्न देखते हैं, आज दूसरे टेस्ट सीरीज का जो पार्ट बी हम लोग देख रहे थे ये खत्म हो जाएगा, और मैं इसका सामान्य हिंदी कर दिया हूँ, ये जो टेस्ट दूसरा साल करवा रहा हूँ इसका सामान्य हिंदी पहले ही अपलोड कर दिया हूँ, देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों 2 टेस्ट सीरीज आपकी घटना चक्री कंप्लीट हो जाएगी। तो कह रहे हैं कौन सा कथन सही है, बटेश्वर मेला दीपावली से पूर्व आयोजित होता है, बटेश्वर का मेला दीपावली से 3 सप्ताह पहले होता है, 3 सप्ताह पहले, ये सही है। यह मेला मुख्य रूप से गंगा नदी के किनारे लगता है, तो दोस्तों यमुना नदी के किनारे लगता है, गंगा नदी के नहीं, तो गलत हो जाएगा ये, तो ये यमुना नदी के किनारे लगता है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये गलत हो गया, आपका केवल सी हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा, तो साथ ही हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छे से अपना ये पार्ट बी वाला दूसरे टेस्ट सीरीज का ये कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग मिलते हैं अगली टेस्ट सीरीज ये तीसरे के साथ। बहुत अच्छा दोस्तों, धन्यवाद।